हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस विथ राहुल चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्राचीन इतिहास शुरू किया था और मैंने ये आपको बताया था कि इतिहास क्या है, इतिहास में आपको क्या क्या पढ़ना होता है, इतिहास को हम लोग कैसे विभाजित करते हैं। और फिर उसके बाद हम आपको बताए थे कि इतिहास को विभाजित करते हैं तो कितने आधार पे करते हैं, जिसमें आपको बताया गया था कि हम लोग इतिहास को दो आधार पर बांटते हैं, एक लिपि के आधार पर और एक उपकरण के आधार पर। और इसके बाद आपको बताया गया था कि प्राचीन भारतीय इतिहास का विषय सूची क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस क्या है, जिसमें आपको सबसे पहला आपको टॉपिक बताया गया था कि हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। देखिए, अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं या कोई भी चीज़ जानने का प्रयास करते हैं तो उसका कोई ना कोई स्रोत जरूर होगा। तो अगर हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं तो उसका सोर्स क्या है, कहाँ से हम लोग पढ़ते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास, उसका स्रोत क्या क्या है, आज वही हम लोग को जानना है। तो कल मैंने आप लोग को बताया था कि कोई भी इतिहास है उसको जानने का दो स्रोत होता है, एक पुरातात्विक स्रोत और एक साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का मतलब होता है कहीं पे कुछ, यानी साहित्य को छोड़कर जो भी चीज़ मिल जाता है, कोई उपकरण मिल जाए, कोई वस्तु मिल जाए, कोई सिक्का मिल जाए, कोई मुहर मिल जाए, कोई अभिलेख मिल जाए, तो ये सब जो जितना भी, कोई हड्डी मिल जाए, जीवाश्म मिल जाए, तो ये सब जो है आपको पुरातात्विक स्रोत कहलाएगा। और कहीं अगर कोई लिखा हुआ चीज़ मिल जाए तो उसे हम लोग साहित्यिक स्रोत कहेंगे। तो यही दो स्रोत होता है, लेकिन ये तो ऊपर ऊपर आपको हुआ, इसके अंदर जाकर आपको क्या क्या पढ़ना है वही आज यहाँ पे लिखा हुआ है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को हम लोग दो भागों में विभाजित करते हैं, एक आपको हो जाएगा पुरातात्विक स्रोत और एक हो जाएगा आपको साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में आपको क्या क्या आता है, तो अभिलेख, भवन, चित्रकला, मूर्तियां, सिक्के, मुहर, वस्तु, उपकरण और बर्तन। अब देखिए, अगर कहीं से एग्जाम्पल ले लीजिए, पुरातात्विक स्रोत का मतलब क्या होता है। जैसे देखिए, मान लीजिए आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हैं, उस समय का कोई आपको मूर्ति हाथ लग गया। जैसे आप हड़प्पा सभ्यता जहाँ पे था वहाँ पे जाकर आप खुदाई किए, एक मूर्ति आपके हाथ लग गया और वो मूर्ति जो है डांस के पोजीशन में है, तब उससे आप क्या अनुमान लगाइएगा। कोई भी स्रोत से हम लोग कुछ न कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर आपको डांस करता हुआ आपको एक मूर्ति मिल जाए, डांस के पोजीशन में आपको एक मूर्ति मिल जाए, आप उससे क्या आप अनुमान लगा सकते हैं, आप यही अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय के जो लोग थे डांस जानते थे, नृत्य करना जानते थे, नृत्य के जितने भी मुद्राएं हैं, पोजीशन है, वे जानते थे। या मूर्ति आपको कोई ना कोई धातु से बना होगा, कोई ना कोई पत्थर से बना होगा, कोई ना कोई लकड़ी से बना होगा। तो आप यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय के मनुष्य मूर्ति बनाना जानते थे। धातु का मूर्ति है तो धातु का ज्ञान जानते थे, पत्थर को नक्काशी करके मूर्ति बनाने का ज्ञान उनके पास था। तो अगर कोई भी चीज़ इनमें से आपको अगर हाथ लगता है तो आप उस समय के बारे में कुछ न कुछ जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मुहर प्राप्त होता है, जैसे अभी कहीं भी कॉलेज, कहीं भी कोई सरकारी ऑफिस में जाते हैं तो एक मुहर लगा दिया जाता है जिसपे उसका नाम लिखा होता है। तो उसी प्रकार से कई राजाओं का पहले मुहर चला करता था, व्यापारियों का मुहर हुआ करता था, जैसे अभी होता है। उससे भी हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि यह किसका मुहर है, किसका सिक्का है। चित्र अगर है, कहीं दीवार पे चित्र बना है, गुफा में चित्र बना है, तो चित्र में मान लीजिए अगर गाय का चित्र बना है, शेर का चित्र बना है, किसी शिकारी का चित्र बना है, किसी जानवर को मारता हुआ आपको चित्र बना है, तो आप इससे क्या अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय के लोग शिकारी थे, शिकार करना जानते थे। अगर मान लीजिए तीर धनुष का आपको चित्र बनाया हुआ मिल गया, तो आप क्या अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय के लोग तीर और धनुष का उपयोग जानते थे।
तो अगर आपको इन सब में से कोई भी चीज़, अभिलेख क्या होता है, ऐसे तो अभिलेख आपको पूरा गहराई में पढ़ाया जाएगा, इसके बाद जो अगला टॉपिक आपको मिलेगा अभिलेख पर ही मिलेगा, लेकिन अभी थोड़ा सा समझ लीजिए अभिलेख क्या है। अगर कहीं कोई पत्थर पर, अगर कहीं कोई स्तंभ पर, कहीं दीवार पर, गुफा में कुछ लिखा हुआ स्क्रिप्ट आपको मिल जाए तो उसे ही हम लोग अभिलेख कहते हैं। अभिलेख कई प्रकार के होते हैं, और अशोक, जो सम्राट अशोक हुआ, उसके अभिलेख से बहुत सारा सवाल भी आपके परीक्षा में बनता है। तो कहीं से अगर अभिलेख मिलता है, कहीं से मान लीजिए जैसे हड़प्पा सभ्यता से बहुत सारा स्मारक मिला है, भवन मिला है, जिससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी मिली है। तो इन सब में से कोई भी चीज़, अगर मान लीजिए बर्तन मिला है, अगर मान लीजिए अभी जो हमारा जो सभ्यता है, हम लोग जो हैं, अगर मान लीजिए कोई ऐसा आपदा है कि पूरा का पूरा मनुष्य धरती से ख़त्म हो जाए और बाद में हज़ारों साल बाद कोई मनुष्य यहाँ पे आए और खोदना प्रारंभ करे और एक बोतल मिले, तो वह क्या इससे, एक कुकर मिले, एक तसला मिले, तो आप क्या इससे अनुमान लगा सकेंगे कि उस समय का मनुष्य कुकर का उपयोग जानता था, ऐसा बर्तन बनाया करता था, एल्यूमिनियम का बर्तन बनाया करता था, प्लास्टिक का बोतल बनाया करता था। यह भविष्य में अनुमान लगाया जा सकेगा। उसी प्रकार से हम लोग भी जो प्राचीन समय में बर्तन मिला है, उपकरण मिला है, वस्तु मिला है, मुहर मिला है, सिक्का मिला है, मूर्ति मिला है, इन सभी चीज़ों से हम लोग भी अनुमान लगाते हैं। तो बताइए, प्राचीन इतिहास का आपको ये सब स्रोत होगा कि नहीं होगा? तो एकदम होगा। लेकिन किस तरह का स्रोत होगा? तो पुरातात्विक स्रोत होगा। जो पुरातत्व हम लोग को प्राप्त हुआ है, कोई वस्तु प्राप्त हुआ है या इनमें से कुछ भी प्राप्त हुआ है, सब के सब आपको पुरातात्विक स्रोत ही कहलाएगा। अगला है आपको प्राचीन भारतीय इतिहास जानने का अगला स्रोत है आपको साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में अगर आप लोग देखेंगे तो इसको दो भागों में बांटा गया है। एक आपको है भारतीय साहित्य और एक आपको है विदेशी साहित्य। अब ये दो भाग में क्यों? तो कुछ विदेशी यात्री भी प्राचीन समय में भारत आए थे और भारत के बारे में अपना विवरण अपने पुस्तक में लिखा करते थे। तो वही आपको यहाँ पे मिलेगा, विदेशी साहित्य कह दीजिए या विदेशी यात्रियों का विवरण कह दीजिए भारत के बारे में। तो साहित्यिक स्रोत आपको दो भागों में बांटा जा सकता है, एक भारतीय साहित्य और एक विदेशी साहित्य। कुछ विदेशी भारत में आए, जैसे कुछ यूनान से आए, कुछ चीन से आए, कुछ अरब से आए, अरब कंट्री से आए। यूनान से आने वाले कौन कौन हुए? तो मेगास्थनीज, टेसियस हो गए, डाइमेकस हो गए और डायनोसियस हो गए। ये सब जो आपको हैं, और भी बहुत सारे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के रूप में लिखा गया है। तो ये सब जो लोग हैं आपको यूनान से आए और भारत के बारे में अपना विवरण लिखे। इनसे भी हमें जानकारी मिलती है कि भारत में उस समय क्या क्या था, भारत में शासक कौन थे, क्या यहाँ पे व्यवस्था थी। तो इन सब के विवरण से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो विदेशी साहित्य में हम लोग तीन भागों में बांट सकते हैं। कुछ विदेशी यात्री यूनान से आए, कुछ चीन से आए, कुछ अरब से आए। चीन से आने वाले में आप लोग बहुत फेमस नाम सुनेंगे, फाहियान का, वेनसांग का, इत्सिंग का। पीछे वाले कक्षाओं में आप लोग पढ़े भी होंगे इन सभी के बारे में। अरबी यात्री में सुलेमान का नाम सुने होंगे, अल बरूनी का नाम सुने होंगे, फिरदौसी का, अल मसूदी का, इन सभी का नाम सुने होंगे। इन सब के विवरण से भी हम लोगों को इतिहास की जानकारी मिलती है। तो साहित्यिक स्रोत दो तरह से, एक विदेशी साहित्य जो इन सब का विवरण से प्राप्त होगा, विदेशी साहित्य कहलाएगा, विदेशी स्रोत कहलाएगा, और एक होगा आपको भारतीय साहित्य। लेकिन भारत में जो साहित्य है, आपको दो तरह के साहित्य मिलेगा। एक ऐसा साहित्य जो आपको धर्म से जुड़ा होगा, एक ऐसा साहित्य जो धर्म से जुड़ा नहीं होगा। तो जो धर्म से जुड़ा होगा उसको हम लोग धार्मिक साहित्य कहेंगे, और जो धर्म से नहीं जुड़ा होगा उसको लौकिक साहित्य कहेंगे। यानी कि जो समाज में जागरूकता फैलाने वाला, जो धर्म से जुड़ा हुआ ना आपको है, उसे हम लोग लौकिक साहित्य कहते हैं। तो भारतीय साहित्य को दो भागों में बांटा जाता है, एक आपको धार्मिक साहित्य और एक लौकिक साहित्य। अब लौकिक साहित्य क्या है? आपको बताए कि जो राजनीति से संबंधित हो, जागरूकता से संबंधित हो, जो आपको धर्म से संबंधित नहीं हो। जैसे कुछ साहित्य का एग्जाम्पल सामने है, जैसे अर्थशास्त्र, कौटिल्य का आप लोगों ने पढ़ा होगा अर्थशास्त्र के बारे में, जो आपको राजनीति का विषय, आपको इसमें पूरा राजनीति के बारे में चर्चा किया गया है, राजा को क्या होना चाहिए। ऐसे इन सभी के बारे में आपको गहराई से पढ़ाया जाएगा, एक एक क्लास आपको बनाया जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में लिखा गया है। तो लौकिक साहित्य जो आपको धर्म से संबंधित ना हो, जैसे पहला अर्थशास्त्र हो गया, कलहन का राजतरंगिणी हो गया, अष्टाध्यायी हो गया पाणिनि का, आपको मुद्रा राक्षस हो गया विशाखदत्त का, आपको हर्ष चरित्र हो गया वान भट्ट का। तो ये सभी जो आपको है, ये सब आपको लौकिक साहित्य में आएगा, यानी कि ये सब धर्म से संबंधित नहीं है।
जो धर्म से संबंधित होगा उसको हम लोग धार्मिक साहित्य कहेंगे। और भारत में धार्मिक साहित्य आपको मुख्यतः 3 धर्म का बहुत ज्यादा मिलेगा प्राचीन समय में। कौन कौन? तो एक ब्राह्मण साहित्य जो ब्राह्मण धर्म से संबंधित है, एक आपको होगा बौद्ध साहित्य बौद्ध धर्म से संबंधित, और एक जैन साहित्य जो जैन धर्म से संबंधित है। तो जैन धर्म से संबंधित आपको हो जाएगा भद्रबाहु चरित्र जो भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र और परिशिष्ट परवन। आपको ये सभी जो साहित्य है आपको जैन साहित्य है, यानी कि जैन धर्म से संबंधित है। और अगला है आपको बौद्ध साहित्य जो आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। और बौद्ध धर्म में आपको 3 पिटक हैं, जैसे सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, और एक वार्तालाप है मिलिंदपन हो, एक आपको दिव्यावदान है, और एक आपको है बुद्ध चरित्र। तो इन सभी को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको जानकारी प्राप्त होगी कि उस समय के कौन कौन राजा थे, सम्राट थे, क्या व्यवस्था हुआ करता था उस समय। इन सभी बुक्स से आपको प्राचीन समय की जानकारी प्राप्त होगी। यानी कि अगर आप प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो आपको इतना ही स्रोत आपको है, इतना स्रोत से आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। और भी बुक्स हैं लेकिन यहाँ सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में लिखा गया है। ब्राह्मण साहित्य का मतलब जो ब्राह्मण धर्म से, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है आपको, हिंदू धर्म से कौन होगा? तो ब्राह्मण साहित्य में आपको वेद होगा, आप भी पढ़े हैं वेद कितने हैं? तो 4 हैं। कुछ ब्राह्मण ग्रंथ होगा, ब्राह्मण ग्रंथ टोटल 7 हैं। अरण्यक कितने हैं? तो 6 हैं। उपनिषद कितने हैं? तो 12 हैं। वेदांग कितने हैं? तो 6 हैं। उपवेद कितने हैं? तो 4। दर्शन 6 हैं। महाकाव्य 2 हैं। षड दर्शन इसको कहा जाता है, 6 हैं। महाकाव्य आप लोग भी सुने होंगे, रामायण महाभारत 2 महाकाव्य है। एक पुराण सुने होंगे आप लोग, 18 है। और स्मृति सुने होंगे, 6 है। जैसे मनु स्मृति का नाम सुने होंगे, पुराण सुने होंगे, महेश पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, ये सब सुने होंगे सब, मत्स्य पुराण। तो ये सब जो आपको है ये सब आपको आएगा ब्राह्मण साहित्य में। तो हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को मुख्यतः 2 भाग में बांटते हैं, एक पुरातात्विक और एक साहित्यिक। साहित्यिक यानी कि किताब जो लिखा हुआ है आपको। साहित्यिक स्रोत में 2 तरह से, एक धार्मिक, एक भारतीय और एक विदेशी। विदेशी में 3 देशों का आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, और भारतीय में 2, एक धार्मिक और एक लौकिक। और धार्मिक आपको 3 धर्म से संबंधित, और यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। और एक आपको पुरातात्विक, तो पुरातात्विक में ये सब जो चीजें मिलती है आपको ये सब हो जाएगा। तो प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत जो है इतना है। अब बारी बारी से अगर आप प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं तो यही सब आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब हम लोग को ये सब पढ़ के धर्म ज्ञाता तो बनना नहीं है। ब्राह्मण साहित्य पूरा हम लोग वेद पढ़ने जाए तो खत्म कभी होने वाला नहीं है। ये सब पूरा एक जिंदगी में हम लोग इतना पढ़ नहीं सकते हैं। हम लोग को सिर्फ इतिहास की दृष्टि से पढ़ना है कि इतिहास में, और हम लोग के खास करके अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है। तो सिलेबस में क्या है, इतिहास के विषय में हम लोग को इस सब में कितना पढ़ना है। धर्म के विषय से नहीं पढ़ेंगे, धर्म में तो जाइएगा तो आपको वेद में पूरा पढ़ना है। ये सब धर्म का बात यहाँ पे नहीं करेंगे कि धर्म में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। यहाँ पे हम लोग इतिहास के विषय से, इतिहास के माध्यम से, इतिहास के देखते हुए हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे ज़्यादा अंदर जाते हुए नहीं पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अभिलेख सबसे बात करेंगे। तो इस वीडियो में आपको अगर ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ कमेंट भी कर दीजिएगा अच्छा लगता है। अगर आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो अपने मित्रों को भी बताइएगा। आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।